सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय की अपन चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास जो आज सेकंड लेसन अपना चल रहा है, सेकंड लेसन की एक क्लास अपनी हो चुकी है और आज अपन सेकंड लेसन की सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं। और ये जो दूसरा लेसन है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें अपनी जो लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी, एक तो बर्लिन की दीवार को लेकर अपन ने चर्चा की थी, एक अपनी चर्चा हुई थी कि जो सोवियत व्यवस्था है और पूंजीवादी व्यवस्था है, इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या मूलभूत अंतर था। इसके अलावा अपन ने देखा पूंजीवादी जो देश थे उनको पहली दुनिया और जो साम्यवादी देश थे उनको दूसरी दुनिया। और लास्ट में अपन ने चर्चा की थी कि सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे। अब आज अपन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ में कुल 15 देश थे। उसके बाद में तो 1991 में उसका विभाजन हो गया था। ये 15 गणराज्य या 15 देश अलग अलग बट गए थे। लेकिन जब ये सामूहिक थे 15 देश, जब इनका नाम सोवियत संघ हुआ करता था, उस सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। जब 1991 में पतन हुआ था, उससे पहले मतलब 1985 में राष्ट्रपति बन गए थे सोवियत संघ के कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। जब मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने, उस समय सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव को लगा कि सोवियत संघ में कुछ सुधारों की आवश्यकता है। उनका प्रयास ये था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में भी सुधार किया जाए और सोवियत संघ में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाए। इस हेतु मिखाइल गोर्बाचेव ने दो प्रमुख सुधार किए थे। उन दो प्रमुख सुधारों की अपन चर्चा करेंगे। तो कुछ बेसिक बातें इनके बारे में लिख लेते हैं अपन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, पार्टी का तो आपको पता है ही भाई, सोवियत संघ में तो एक ही पार्टी थी, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये बनाए गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। थोड़ा सा दिमाग में रखना कि सोवियत संघ में क्या होता था, जो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव होता था वही क्या कहलाता था? राष्ट्रपति कहलाता था। तो सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव बने, और महासचिव बने इसका मतलब यही क्या बने? राष्ट्रपति बने। अंतिम राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने, इनका केवल शॉर्ट नाम याद रख लेना अब, गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था में तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार हेतु दो प्रमुख कार्य किए। दो प्रमुख कार्य किए या अपन ये कह सकते हैं दो प्रमुख सुधार किए। उन दो प्रमुख सुधारों का नाम है, एक का नाम है पेरेस्ट्रोइका और दूसरे का नाम है ग्लासनोस्त। वो दो सुधार आपको याद रखने हैं। तो एक बार आप इसको उतारो और उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे अपन लिखते हैं वो। तो दो प्रमुख कार्य किए या दो प्रमुख सुधार किए। पहला तो कौन सा है? पेरेस्ट्रोइका। देखो ये रशियन भाषा के शब्द हैं, रूसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी में इसका अर्थ है पुनर्रचना। पेरेस्ट्रोइका शाब्दिक अर्थ क्या है? पुनर्रचना। दो क्षेत्रों में उसको सुधार करने थे। एक तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने थे। आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए तो कौन सा तरीका अपनाया? पेरेस्ट्रोइका। और पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना, इसका मतलब देखो क्या था? वहां उन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया। आपको ये तो शायद पहले से पता होगा कि सोवियत संघ में क्या सिस्टम था
कि सारे के सारे उद्योग, सारी की सारी व्यवस्था, सब कुछ किसके अंडर में था? सरकार के अंडर में था। जबकि पूंजीवाद में क्या था? देखो, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की अपन ने विशेषता देखी थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपन ने विशेषता देखी थी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में तो सारा कंट्रोल किसका था? सरकार का। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा कंट्रोल किनका था? निजीकरण, मतलब निजी व्यक्तियों का। सारी की सारी अर्थव्यवस्था लोगों के हाथों में थी। तो पेरेस्ट्रोइका के तहत क्या सुधार हुआ? निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। इसमें लिखना, इसके तहत आर्थिक क्षेत्र में सुधार हेतु किसे बढ़ावा दिया गया? निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। निजीकरण का मतलब आगे और अपन समझ लेंगे थोड़ा डिटेल से। बढ़ावा दिया गया। एक तो ये सुधार किया उन्होंने। दूसरा सुधार था ग्लासनोस्त। और ग्लासनोस्त ये भी रूसी भाषा का शब्द है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं खुलापन, इंग्लिश में कहते हैं ओपननेस। इसका मतलब ओपननेस, खुलापन। इसका मतलब प्राइवेटलाइजेशन, मतलब निजीकरण। तो इसमें लिखना, इसके तहत कौन से क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सुधार हेतु लोगों को क्या दी गई? स्वतंत्रता दी गई। लोगों को अधिक स्वतंत्रता दी गई। ये दो सुधार किसने किए थे? मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो ये आप उतारो, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं अपन। देखो, अब अपन बात करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। और एक आपके क्वेश्चन भी है, मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। किताब के लास्ट में जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वहां आपको एक प्रश्न मिलेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। शॉक थेरेपी क्या है? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का यह बेहतर तरीका था? अब इसका मतलब समझना, दो वर्ड है इसमें, शॉक थेरेपी। शॉक का मतलब तो देखो, आप खुद सोचो कि भाई किसी से अपन नॉर्मल बोलचाल में कहते हैं आज तो इतना शोक में क्यों है, इतना गम में क्यों है। तो शोक का मतलब तो होता है किसी को दुख पहुंचाना, किसी को शोक में पहुंचाना। और थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना, डॉक्टर करता है थेरेपी। तो शोक का मतलब तो होता है किसी को चोट पहुंचाना, और थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना। तो शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? चोट पहुंचाकर उपचार करना या आघात पहुंचाकर इलाज करना। अब ये था क्या, थोड़ा पहले समझना, उसके बाद में लिखेंगे उसको। जो साम्यवादी गुट था, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस साम्यवादी गुट का पतन हो गया था कब? 1991 में। और साम्यवादी गुट के देशों में प्रमुख तो था कौन सा देश? रूस। उसके अलावा अपन ने बात की थी यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप जो था, तो इधर वाला पश्चिमी यूरोप था तो अमेरिका गुट में, और पूर्वी यूरोप था किसके गुट में? सोवियत संघ के गुट में। और जो पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के गुट में था, वहां की व्यवस्था भी कैसी थी? साम्यवादी व्यवस्था। तो एक तो साम्यवादी व्यवस्था कहाँ थी? रूस में थी। एक अपन कह सकते हैं पूर्वी यूरोप में थी। इसके अलावा मध्य एशिया के कुछ देशों में ये व्यवस्था थी। इन देशों ने मिलाकर ही जो गुट बना रखा था, वो गुट कौन सा था? साम्यवादी गुट था। अब ये जो साम्यवादी गुट था,
ये तो आप समझ ही गए। अब एक बार इस पे चलते हैं अपन, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब समझ गए, चोट पहुंचाकर इलाज करना। किया क्या गया था, जब ये साम्यवाद का पतन हो गया तो भाई साम्यवाद का पतन हुआ तो अचानक से इनकी अर्थव्यवस्था भी क्या हो गई, डावाडोल स्थिति में आ गई। जब किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाती है, जैसे अपने देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई, तो अपने को कहीं ना कहीं से तो पैसे लेने पड़ेंगे उधार, और पैसे देने वाली दो प्रमुख संस्थाएं हैं, जिसका नाम है विश्व बैंक और दूसरी का नाम है IMF, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। होता क्या है, अपन अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे बात करें, अपने को पैसों की आवश्यकता है तो अपन बैंक से ले लेंगे, चाहे SBI बैंक से लो, चाहे PNB बैंक से लो, किसी भी बैंक से अपन लोन ले लेंगे। लेकिन अगर देश की ही व्यवस्था बिगड़ जाए, पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाए, तो वो बेचारा कहाँ से लोन लेगा। तो पूरे देश की व्यवस्था जब बिगड़ती है तो वो लोग लोन लेते हैं, मतलब देश लोन लेता है किनसे, या तो विश्व बैंक से, या फिर लोन लेता है किससे, IMF से। तो जब साम्यवादी देशों की व्यवस्था बिगड़ गई तो इस विश्व बैंक और IMF से इन्होंने कर्ज मांगा। तो विश्व बैंक और IMF ने कहा कि भाई हम कर्जा इसी शर्त पे देंगे, पहले आप क्या अपनाओ, पूंजीवाद अपनाओ। कारण ये था कि भाई उस समय भी और आज की तारीख में भी इस विश्व बैंक और IMF में सबसे ज़्यादा कौन से देश की चलती है, अमेरिका की चलती है। अगर अमेरिका कहता है तो ये दोनों संस्थाएं किसी देश को कर्जा देती हैं, वरना नहीं देती। हालांकि है ये पूरे विश्व की संस्था, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रभुत्व या ज़्यादा प्रभाव किसका है, अमेरिका का। तो इन दोनों संस्थाओं ने इन देशों के सामने शर्त रखी कि पहले पूंजीवाद को अपनाओ, तभी हम आपको क्या देंगे, लोन देंगे। तो आनन फानन में, जल्दबाजी में इन देशों ने किसे अपना लिया, पूंजीवाद को अपना लिया, और अचानक से ये बदलाव किया। तो अचानक बदलाव करने की वजह से रही से जो बची हुई अर्थव्यवस्था थी वो भी पूरी तरह क्या हो गई, तबाह हो गई। तो पहले तो बताओ चोट पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई इन देशों पे, कि भाई आप क्या अपनाओ, पूंजीवाद को अपनाओ। तो पहले तो शौक दे दिया इन देशों को, और जब इन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, बाद में उन्हें कर्जा दिया, मतलब बाद में उनका क्या किया, उपचार किया। यही क्या कहलाती है, शॉक थेरेपी कहलाती है। तो किसका मॉडल है ये शॉक थेरेपी, विश्व बैंक और IMF का मॉडल है। अब आप बता सकते हो क्या साम्यवाद, देखो ये साम्यवादी देश थे, अब ये अपना रहे हैं किसको, पूंजीवाद को। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का ये बेहतर तरीका था? तो अपन मानेंगे ये सही तरीका नहीं था, क्योंकि इन देशों को अचानक से बदलाव नहीं करना चाहिए था। तो अब इसको अपन लिख लेते हैं, लिखते वक्त थोड़ा बहुत और समझ लेंगे अपन इसको। ये दिमाग में रखना कि ये शॉक थेरेपी मॉडल था किसका, विश्व बैंक और IMF का। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है चोट पहुंचाकर इलाज करना या चोट पहुंचाकर उपचार करना। यह मॉडल किसके द्वारा अपनाया गया, विश्व बैंक तथा IMF का मतलब होता है, I का मतलब तो इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय। M का मतलब होता है मॉनेटरी, मतलब मुद्रा, फंड का मतलब होता है कोष। इंग्लिश में भी इसकी याद रख लेना, IMF द्वारा पेश किया गया था। तो ये तो अभी देखो अपन पहले बात करें शॉक थेरेपी क्या है,
अभी अपने शॉक थेरेपी क्या है, इसका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक अपन ने शाब्दिक अर्थ देखा है, अब इसी की चर्चा कर रहे हैं, इसको बाद में लेंगे अपन। पेश किया गया था, अब आगे लिखना है इसमें रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों ने जहां कौन सी व्यवस्था थी, जहां साम्यवादी व्यवस्था थी। क्योंकि भाई इन देशों में पहले तो कौन सी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था थी। अब साम्यवाद के पतन के बाद इन साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया, पूंजीवादी व्यवस्था को। तो आगे लिखना, साम्यवाद के पतन के कारण इन साम्यवादी देशों ने, लो आप इसका स्क्रीनशॉट, कहां तक लिखा अपन ने, इन साम्यवादी देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। इसे ही क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। अब शॉक थेरेपी की कुछ विशेषताएं देखेंगे अपन कि भाई देखो, ये मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। शॉक थेरेपी क्या विश्व बैंक और IMF द्वारा दिया गया एक मॉडल था। उस मॉडल के तहत करना क्या था, साम्यवादी देशों को अपनी साम्यवादी व्यवस्था छोड़नी थी और अब इन साम्यवादी देशों को कौन सी व्यवस्था अपनानी थी, पूंजीवादी व्यवस्था अपनानी थी। मतलब साम्यवादी देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और साम्यवाद को छोड़ना और पूंजीवाद को अपनाना, यही क्या था, शॉक थेरेपी था। तो शॉक थेरेपी में अब आप एक चीज बताओ भाई, साम्यवाद की विशेषता क्या थी, सरकारी संपत्ति। संपत्ति पर किसका अधिकार था, सरकार का अधिकार था। ये तो साम्यवाद की विशेषता थी। और पूंजीवाद की विशेषता क्या थी, निजीकरण, मतलब संपत्ति निजी व्यक्तियों के हाथों में थी। साम्यवाद में तो संपत्ति पर किसका अधिकार होता था, सरकार का अधिकार होता था, जबकि पूंजीवाद में संपत्ति किसके हाथों में थी, निजी व्यक्तियों के, मतलब निजी का मतलब पर्सनल, लोगों की खुद की होती थी प्रॉपर्टी। तो इसके तहत क्या किया गया, सरकारी संपत्ति की बजाय किसको बढ़ावा दिया गया, निजीकरण को बढ़ावा। एक तो शॉक थेरेपी में ये किया गया। दूसरा, साम्यवाद में क्या था, सामूहिक कृषि की जाती थी। मैंने आपको साम्यवाद और पूंजीवाद में जब अंतर बताया था उस समय बताया था कि भाई साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है कि सब मिलजुल कर काम करते हैं और सब मिलजुल कर काम करके अपना पैसा किसके पास जमा करवाते हैं, गवर्नमेंट के पास जमा करवाते हैं। फिर गवर्नमेंट सबको एक समान मकान देती है, सबको एक समान खाना देती है, सबको एक समान वस्त्र देती है, सबके पास बराबर पैसे होते हैं। इसका मतलब एकदम क्या थी, समानता थी साम्यवाद में। तो साम्यवाद में सब मिलजुल कर काम करते थे, इसका मतलब सामूहिक कृषि होती थी। जबकि पूंजीवाद में कौन सी कृषि होती थी, निजी कृषि। निजी कृषि मतलब पर्सनल व्यक्ति अपनी अपनी खेती करो। तो सामूहिक कृषि की बजाय कौन सी कृषि को अपनाना, निजी कृषि को अपनाना। बढ़ावा की बजाय यहां भी अपन क्या लिख लेते हैं, निजीकरण को अपनाना।
दो विशेषता हो चुकी है किसकी, शॉक थेरेपी की। फिर आगे अपन बात करें, आप खुद सोच के बताना कि भाई कौन सी व्यवस्था में पूरी तरह मुक्त व्यापार था, साम्यवाद में था या पूंजीवाद में था। मुक्त व्यापार मतलब जो कंपनी सामान बनाए उस कंपनी के पास ये अधिकार था कि वो सामान की कितने भी रेट रखे। अब वो खरीदने वाले पे निर्भर करता है कि वो खरीदना चाहे तो खरीदे वरना ना खरीदे। मतलब बाजार में एक तरह से पूरी तरह स्वतंत्रता थी, कंपनी को भी स्वतंत्रता थी तो खरीदने वाले को भी स्वतंत्रता थी। तो मुक्त बाजार किसकी विशेषता थी, पूंजीवाद की। मुक्त बाजार एक ये विशेषता होगी शॉक थेरेपी की। चौथी अपन बात करें, किन देशों से जुड़ाव, पूंजीवादी देशों से जुड़ाव। तो अपन ये लिख सकते हैं, पूंजीवादी देश कौन से थे, पश्चिमी देश, पश्चिमी देशों, या आपकी इच्छा हो तो यहां लिख देना पूंजीवादी देशों, पूंजीवादी देशों से आर्थिक जुड़ाव। ये हो गई शॉक थेरेपी की विशेषता। आप उतारो इसको। अब देखना क्वेश्चन क्या था अपना, शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी क्या है, ये 2 पेज में अपन ने इसी की चर्चा की है, शॉक थेरेपी क्या है यहां तक। अब अपन बात करेंगे किसकी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का, संक्रमण का मतलब अचानक से अगर कोई काम होता है जाने का तो उसको बोलते हैं अपन संक्रमण। तो क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने का ये तरीका बेहतर तरीका था, तो अपन मानेंगे सही तरीका नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें अचानक से समाजवाद को छोड़कर क्या अपनाया गया, मतलब साम्यवाद को छोड़कर क्या अपनाया गया, पूंजीवाद को अपनाया गया। इस कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन का आंसर चल रहा है ये। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का यह तरीका सही नहीं था, क्योंकि अचानक से पूंजीवादी व्यवस्था, अचानक से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के कारण इन देशों की आर्थिक व्यवस्था, मतलब पहले से तो बिगड़ी हुई थी, अब पहले से और ज्यादा बिगड़ गई, पहले से और ज्यादा खराब हो गई। ये लो अपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब अपन एक चर्चा और करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। जो अपन ने क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर तो अपना कंप्लीट हो चुका है, उसके आगे अपन शॉक थेरेपी के बारे में और क्या क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं वो देखेंगे अपन। अब अपन बात करेंगे भाई शॉक थेरेपी का मतलब आप समझ चुके। आपसे पूछ ले शॉक थेरेपी की क्या प्रमुख विशेषता थी, वो अपन देख चुके। अब अपन देखेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम, क्या परिणाम हुआ इसका। एक एक पॉइंट से अपन चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है अपने अर्थव्यवस्था का तबाह होना। अर्थव्यवस्था का तबाह होना। अगर तबाह वर्ड समझ में नहीं आए तो आप अपने यहाँ लिख लेना अर्थव्यवस्था का पूर्णतः नष्ट होना। देखो हुआ क्या था,
समझना बहुत आसान है अगर ढंग से समझ गए तो। ये अपने को पता है कि शॉक थेरेपी के तहत किसको बढ़ावा दिया गया, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। निजीकरण को बढ़ावा देने से पहले साम्यवादी देशों में सारी की सारी संपत्ति किसके अंडर में थी, सरकार के अंडर में थी। उद्योगों पर किसका नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था। अब साम्यवादी देशों में तो उद्योगों पर नियंत्रण होता था सरकार का। अब इन सरकारी उद्योगों को तो समाप्त करना है और ये उद्योग किनको सौंपने हैं, निजी हाथों में सौंपने हैं। पूंजीवादी व्यवस्था अपनानी है ना अब अपने को। तो पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के लिए किसे बढ़ावा देना पड़ेगा, निजीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। इस निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग, ये आंकड़ा दे रखा है अपनी किताब में कि लगभग 90% सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया। देखो फ्री में तो दिए नहीं जाएंगे, सरकारी जो संपत्ति है अब वो बेची जाएगी निजी हाथों में, मतलब पर्सनल व्यक्तियों को वो संपत्ति बेची जाएगी। अब इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया गया, देखो वहां पे ये सोवियत संघ की जनता है, ये सोवियत संघ की क्या है, जनता है। ये सोवियत संघ के क्या है, उद्योग है। ये उद्योग पहले तो थे सरकार के पास, अब इन उद्योगों को बेचना है किनको, इन लोगों को। तो यहाँ की सरकार ने क्या किया, प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी वहां की जनता थी, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार पत्र दे दिए। क्या सौंप दिए, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार पत्र सौंप दिए कि ये अधिकार पत्र लेकर जहां भी इन उद्योगों की बोली लगाई जाएगी, जहां भी इन उद्योगों की बिक्री होगी, वहां आप आओ और इन अधिकार पत्रों को दिखाओ और आप इस बोली में भाग ले सकते हो, मतलब इन उद्योगों की बिक्री में भाग ले सकते हो। जनता में प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या पहुंच गए, अधिकार पत्र पहुंच गए। अब जैसे इन लोगों को भी अधिकार पत्र मिले, ये लोग तो थे गरीब, इन लोगों को भी अधिकार पत्र मिले, ये लोग थे अमीर। अब क्या है कि लोगों के पास, लोगों की आर्थिक व्यवस्था तो पहले से बिगड़ी हुई थी। इन दो अमीर लोगों ने इन सब लोगों से कहा कि आप ये अधिकार पत्र अपने पास मत रखो, ये अधिकार पत्र हमें बेच दो। समझ गए, इन लोगों को बेचारों को पैसों की आवश्यकता थी, तो इन लोगों ने अपने ये अधिकार पत्र किनको बेच दिए, इन दो व्यक्तियों को बेच दिए। मतलब अब इनके पास अधिकार पत्र नहीं रहा। अब इन दो लोगों ने साठगांठ कर ली कि जहां उद्योगों की बिक्री हो रही है वहां चलने वाले अपन केवल दो ही बचे, और जनता तो जाएगी नहीं क्योंकि इनके पास तो क्या नहीं रहे, अब अधिकार पत्र नहीं रहे। ये दो लोग गए, इन्होंने आपस में बातचीत कर ली कि भाई 4 उद्योग बिक रहे हैं, अपन मान लेते हैं कितने उद्योग बिक रहे हैं, 4 उद्योग बिक रहे हैं, तो इनमें से 2 तो तू खरीद लेना और 2 मैं खरीद लूंगा। अब यहाँ गवर्नमेंट के सदस्य बैठे थे और वो बोली लगा रहे थे। अब बोली लगाने में क्या होता है कि भाई जो ज्यादा बोली लगाएगा वही उस उद्योग को खरीदेगा। तो इन दोनों ने पहले आपस में बातचीत कर ली कि ज्यादा बोली नहीं लगानी अपने को, तो छोटे से दामों में, बहुत कम दामों में उद्योग खरीदना है। ये दोनों बैठे रहे, ज्यादा बोली लगाई नहीं और दोनों ने बहुत सस्ते में ये उद्योग खरीद लिए। तो बताओ, सरकार के पास तो पहले से ही पैसे की कमी थी, अब भी सरकार के पास ज्यादा पैसा नहीं आया। इसे कहते हैं ध्यान रखना, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं ना, क्या लग गई, सेल लग गई, क्योंकि इन्हें बहुत सस्ते में उद्योग मिल गया और अपने को पता है जहां भी दुकान वाले सेल लगाते हैं वहां बहुत सस्ते में अपने को सामान मिल जाता है। तो इसे कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। क्या कहते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। अगर कोई आपसे पूछे कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या है, समझाइए, तो अपने को वही बातें समझानी है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। तो इसको बहुत आसान सी भाषा में अपन लिख लेते हैं। तो इसका वर्णन कर लेते हैं अपन। पूंजीवादी व्यवस्था
पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए किसको बढ़ावा दिया गया? निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। लगभग 90% सरकारी उद्योग निजी लोगों को बेच दिए गए। इस बिक्री में भाग लेने के लिए सभी लोगों को क्या दिए गए? अधिकार पत्र दिए गए, लेकिन अधिकांश लोगों ने अपने अधिकार पत्र कुछ अमीर लोगों को बेच दिए। इस कारण इस बिक्री में, इसका स्क्रीनशॉट तो ले पहले। इस कारण इस बिक्री में कुछ अमीर लोगों ने ही भाग लिया और बहुत सस्ते दामों में ये उद्योग खरीद लिए। और जहां सस्ते में सामान मिले उसी को क्या कहते हैं अपन? सेल। और उद्योगों को कहते हैं गैराज। कहते हैं ना कई बार कि भाई मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, उद्योग काम करवाने के लिए जाती है तो गैराज में खड़ी है। उद्योग खरीद लिए, इसलिए इसे ही क्या कहते हैं? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपसे अलग से यही क्वेश्चन पूछ ले कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या है समझाइए, तो यहां से लेकर यहां तक तुम क्या लिख देना? आंसर लिख देना। समझ गए? 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगी, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या है समझाइए। अब शॉक थेरेपी का दूसरा परिणाम क्या हुआ? आर्थिक असमानता को बढ़ावा। आप खुद समझ सकते हो कि भाई जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा था उन लोगों ने वो सारे अधिकार पत्र खरीद लिए, और अधिकार पत्र खरीदने की वजह से उद्योगों की जहाँ बिक्री हो रही थी उस बिक्री में भी केवल वही लोग भाग ले पाए। तो जिनके पास वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा था उन लोगों ने उद्योग खरीद लिए, अब वो तो और ज़्यादा पैसे वाले हो गए। और जिन लोगों ने वो अपने अधिकार पत्र बेच दिए थे वो और ज़्यादा क्या हो गए? गरीब हो गए। तो अमीरी गरीबी में ज़्यादा क्या हो गया? अंतर हो गया, मतलब आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला।
जिन लोगों ने उद्योग खरीदे, कौन थे वो? अमीर थे, अर्थात अमीर, और ज्यादा अमीर हो गए तथा गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए। और ज़्यादा गरीब देखो क्यों हो गए? क्योंकि भाई पहले तो सोवियत संघ में व्यवस्था यही तो थी ना कि कोई गरीब नहीं रहेगा, सब समान रहेंगे, सबको एक समान आवास मिलेगा, लेकिन वो तो व्यवस्था ही अब समाप्त हो गई ना। तो जो पैसा नहीं कमा रहे थे वो और ज़्यादा क्या हो गए? गरीब हो गए, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए। ये दूसरा परिणाम हुआ। अब अपन बात करें तीसरा, गैराज सेल का तीसरा परिणाम। तीसरा परिणाम अपन बता सकते हैं कौन सा संकट है? खाद्यान्न संकट। इसका मतलब समझना, सोवियत संघ में जब पहले साम्यवादी व्यवस्था थी उस समय सामूहिक खेती की जाती थी, सब लोग मिलकर खेती करते थे, सब काम करते थे, जिसको जितनी आवश्यकता होती थी उतना खाना मिल जाता था, कोई भूखा नहीं रहता था। लेकिन अब सामूहिक खेती, जैसे उद्योगों को बेचा गया वैसे जमीनों को भी निजी हाथों में बेच दिया गया। अब निजी हाथों में जमीन बेच दी गई तो कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा जमीन हो गई और कुछ लोगों के पास, बेचारों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं रही। तो बिल्कुल जमीन नहीं रही तो वहाँ उन लोगों के सामने कौन सा संकट आया? खाद्यान्न संकट। इन देशों ने अब सामूहिक कृषि को छोड़कर कौन सी कृषि को अपनाया? निजी कृषि को अपनाया। निजी कृषि को अपनाया। इस कारण यहाँ क्या उत्पन्न हुआ? खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। और चारों ओर जब ये सारी अव्यवस्था फैल रही थी, इस कारण रूस की जो मुद्रा थी, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। रूबल क्या है? रूस की मुद्रा रूबल में भारी गिरावट। इसमें मैं लिखता हूं, फिर आपको डिटेल से समझाता हूं थोड़ा। मुद्रास्फीति के कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई, जिससे लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाता हूँ आपको। ये देखो, इसका मतलब तो अपन ने समझ ही लिया था। अब बात करें अपन रूबल में भारी गिरावट, मुद्रास्फीति के कारण लोगों की जमा पूंजी जाती रही। अब समझना इसको, जैसे अपनी मुद्रा क्या है? रुपया। अगले पेज पे देखते हैं अपन। अपनी मुद्रा क्या है? रुपया। पहले तो ये समझना कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में गिरावट। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट। अगर 12th क्लास के में किसी बच्चे के इकोनॉमिक्स है तो वो बच्चा तो शायद इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहा होगा।
मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट। और मुद्रास्फीति का ही दूसरा मतलब होता है, या क्या कह सकते हैं अपन, महंगाई का बढ़ना। महंगाई का बढ़ना मतलब एक ही है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ? मुद्रा के मूल्य में गिरावट, या फिर मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। जैसे अपनी मुद्रा क्या है? रुपया। आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात करूंगा और फिर वर्तमान की बात करूंगा मैं। आज से 10 साल पहले जब मेरे पास 100 रुपये होते थे, कितने? 100 रुपये होते थे। तो इन 100 रुपये में मैं, घर वाले जब कोई सामान मंगवाते थे, जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ, गुड़ मंगवाते थे, तो 100 रुपये में 25 रुपये किलो के हिसाब से गुड़ मिलता था। और इस 100 रुपये में मैं कितना गुड़ लेके जाता था? 4 किलो गुड़ लेके जाता था। आज वही 100 रुपये है मेरे पास, लगभग गुड़ का भाव होगा 40 रुपये। अब हालांकि आप इस पर डिस्कशन मत करना कि भाई भाव ये नहीं है सर, 42 से 45 है, जो भी होगा एक आइडिया अपन ले लेते हैं कि आज गुड़ का भाव है 40 रुपये। तो आज मुझे गुड़ मिलेगा कितना किलो? 2.5 किलो। कितना गुड़ मिलेगा 100 रुपये में? 2.5 किलो। देखो मुद्रा वही है, 100 रुपये ही है, लेकिन उसी मुद्रा से पहले 4 किलो गुड़ मिलता था और आज उसी मुद्रा से 2.5 किलो गुड़ मिल रहा है। मतलब अब आप समझो कि इस मुद्रा की वैल्यू, मूल्य का मतलब क्या होता है? वैल्यू। इस मुद्रा की वैल्यू या मूल्य में गिरावट आई कि नहीं आई? पहले इसकी वैल्यू ज्यादा थी 100 रुपए की, आज इस 100 रुपए की वैल्यू कम है। तो मुद्रास्फीति का मतलब यही होता है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट। अब इसका मतलब ये भी तो हो गई ना कि महंगाई बढ़ गई। पहले 4 किलो गुड़ आता था, अब 2.5 किलो गुड़ ही आ रहा है, इसका मतलब महंगाई का बढ़ना। और जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है, महंगाई बढ़ती है, तो जैसे मेरे पास जमा पूंजी है 5,000 रुपये, पहले 5,000 रुपये में मेरा खर्च चल जाता था आसानी से, लेकिन अब 5,000 रुपये में खर्च नहीं चलता और वो सारा पैसा मार्केट में थोड़े बहुत सामान में ही खत्म हो जाता है। तो ये बताओ मेरी जमा पूंजी खत्म हुई कि नहीं हुई? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ कि भाई रूसी जो मुद्रा थी रूबल, अपनी जैसे रुपया है वैसे वहाँ की रूबल है, इसमें भारी गिरावट आई। मतलब मुद्रास्फीति के कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई, जिससे लोगों को जिससे लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कितने कारण हो गए? 4। लास्ट एक कारण और देख लेते हैं अपन। समाजवादी व्यवस्था समाप्त होने के कारण, हेडिंग ने देखे वैसे ही लिख रहा हूं इस पॉइंट को, समाजवादी व्यवस्था समाप्त होने के कारण लोक कल्याणकारी कार्य बंद हो गए। भाई जब समाजवादी व्यवस्था थी, या समाजवादी कह दो चाहे साम्यवादी कह दो, एक ही बात है। जब समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था थी तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो, सबको खाना मिले, सबको रहने के आवास मिले, ये लोक कल्याण के कार्य ही तो है ना। और जैसे ही पूंजीवाद को अपनाया गया, इसका मतलब पूंजीवाद में कोई लोक कल्याणकारी कार्य नहीं होते थे। तो एक शॉक थेरेपी का परिणाम ये हुआ। अब इस लेसन में हम जो आगे चर्चा करेंगे वो ये जो द्विध्रुवीयता का मतलब जो 2 ध्रुवे थे विश्व में, अमेरिका गुट और सोवियत संघ, इसमें सोवियत संघ का तो पतन हो गया, अब एक ही ध्रुव बचा है, कौन सा? अमेरिका। इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? लास्ट 15-20 मिनट की एक क्लास और होगी अपनी, और उस क्लास में अपना ये दूसरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। भारत को लेकर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।